अब एक और चीज समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अब देखो विभवांतर की जब हम बात करते हैं तो विभवांतर में हम लोगों ने यह चीज को पढ़ा है कि दो विभवों के बीच के अंतर को, बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, और दो बिंदुओं का बीच का अंतर तब होगा जब एक हायर पोटेंशियल होगा और एक लोअर पोटेंशियल होगा, तभी ना विभव का बीच में अंतर होगा। अगर आपके पास में इस तरह के पानी की जो नली लगाई गई है, पाइप लगाया गया है, ठीक है, और जो है पानी जो है इतना के बराबर में है और एक यहाँ पर वाल्व जोड़ा गया है, तो बंद करने वाला चालू करने वाला, और पानी जो है आपका इसमें भरा हुआ है, ठीक है। पानी का दोनों पानी का स्तर जो है बराबर जगह पर है, यहाँ पर बराबर जगह पे है। तो अगर हम इस वाल्व को खोल भी देते हैं तो क्या पानी ऊपर नीचे करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पानी आपका यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ पर यहीं तक भरा हुआ है, और इस स्थिति में अगर आप जैसे ही वाल्व को खोलोगे तो क्या होगा, ऊपर का पानी का प्रेशर जाएगा ना, ये आना चाहेगा कि यहाँ पे आकर कैसे वो बराबर हो जाए, यहाँ से पानी घसक करके नीचे तक आएगा और यहाँ पर आकर के बराबर हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बराबर करना चाहेगा। मतलब ये हुआ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। क्लियर है बात? तो है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर, और ये है वर्ग 10, और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। ध्यान से समझेंगे, प्रतिरोधकों का समूहन या प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है, प्रतिरोधकों का समूहन। अब बात करते हैं समूहन क्या है और ये प्रतिरोधक क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। अगर हम अपने बोलचाल की भाषा में बात करें तो अगर हम बल्ब को देखते हैं तो बल्ब भी एक क्या है, प्रतिरोध है। पंखे को देखते हैं तो पंखा भी क्या है, एक प्रतिरोध है। टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रतिरोध है। क्लियर है बात? अब चूंकि साइंस में हम जिस जगह पे जरूरत पड़ेगा प्रतिरोध का चिन्ह बनाने के लिए, प्रतिरोध बनाने के लिए, उस जगह पे हम टीवी, कूलर और फैन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मानक सूचक बनाया गया होता है जिसकी मदद से हम प्रतिरोधों को डिनोट करते हैं, और उन प्रतिरोधकों को डिनोट करने का सूचक क्या होता है, इस तरीके से सूचित करते हैं। क्लियर है बात? और प्रतिरोधकों को हम किसे सूचित करते हैं, आर से लिखकर सूचित करते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ओम होता है। इसको हम लोग ओम का नाम देते हैं, शंकर भगवान की तरह दिखाई देता है, ओम। अब बात करते हैं हम प्रतिरोध को समूहित किस प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में चार बल्ब है, कुछ टीवी है, कुछ एसी है, कुछ फ्रिज है, कूलर है, तो इनको हम अपने घरों में किस प्रकार संयोजित कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि समूहन जो करेंगे तो करने के कई तरह के तरीके होते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम टीवी, कूलर और फ्रिज को हम अरेंज कर सकते हैं, लाइन में उसे जोड़ सकते हैं। लेकिन हम जनरली जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक का नाम है श्रेणी क्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज, ठीक है। और एक जो होते हैं इसको कहते हैं समांतर। कैसा मार्कर लाए हो जी, इसका टिफिन टूटा हुआ है। समांतर क्रम, या इसी का हम लोग नाम देते हैं पार्श्व क्रम, पैरेलल। ध्यान से समझ में आएगा, देखिएगा इसे, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सीरीज किसे कहेंगे और पैरेलल किसे कहेंगे। देखिए, अगर इस बात को अगर आप समझ लिए सही तरीके से तो यकीन मानिए आपका न्यूमेरिकल बनाने में एक बूंद की भी कठिनाई नहीं होगी। जो मैं समझाने जा रहा हूं, जो बात अगर इसे आप समझ लिए तो न्यूमेरिकल बनाने में एक बूंद की भी कठिनाई नहीं आएगी। और वो ये है कि आप कैसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सीरीज में है और कैसे कर सकते हो कि यह पैरेलल में है। क्लियर बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको इसको समझने के लिए इस तरीके का ध्यान देना होगा कि यदि, देखिए, इसमें सारा खेल जो है विद्युत धारा करेगा,
ठीक है, सारा खेल जो है वो कौन करेगा, विद्युत धारा करेगा। समझिएगा, अगर आपने इस चीज को सही तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन आपको एकदम ही आसान लगेगा, और चाहे किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल आपको दिए जाएं आप उसका आंसर तुरंत ही बना दीजिएगा। और एक और बात, पढ़ाई को सीरियसली लेकर के चलो। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, 2 महीने 3 महीने ही मुश्किल से टाइम बचा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएगा आपका पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि जैसे जैसे नजदीक आएगा हम और पढ़ेंगे, कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे आपका पढ़ाई में और मन नहीं लगेगा और प्रेशर बना रहेगा, डर बना रहेगा। सीधे ना अभी से ही ध्यान दे दो, हालांकि ये चैप्टर खत्म है, इसके बावजूद भी हम इसको समझा रहे हैं रिवीजन के तौर पर, तो ध्यान से समझिएगा। सारा खेल जो है विद्युत धारा ही कराएगा कि अगर विद्युत धारा केवल अगर विद्युत धारा I है और ये विद्युत धारा हर प्रतिरोधकों से होकर I ही प्रवाहित हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो श्रेणी क्रम में है। और अगर वही I 5-6 भागों में बढ़ जाए, I1, I2, I3, I4 में अगर बढ़ जाता है तो समझ जाइएगा कि वो किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। आपको देखिए इस तरह से समझ लीजिएगा सवाल को। आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर के सवाल में या 5 नंबर के सवाल में अगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस प्रकार से दे दे, ठीक है, इस तरह से आपके सामने जो है सवाल में दे दे, एग्जाम में दे दे, ठीक है, ये विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और एक यहां पर आपके सामने दे दे इस तरीके से, ठीक है, अगर हम इसका नाम देते हैं R1, R2 और R3 और इसका भी नाम R1, R2 और R3, तो आपको जो है ना सारा खेल कौन बताएगा, I ही बताएगा, विद्युत धारा बताएगा कि अगर विद्युत धारा सब में होकर के I ही प्रवाहित हो तो वो कौन से क्रम में कहलाएगा, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर I1, I2, I3 में बदल जाए तो वो कौन सा क्रम कहलाएगा, समानांतर क्रम। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये विद्युत धारा I है और प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर R1 को आप समझ लीजिए कि फैन है, ठीक है, और ये क्या है, कूलर है, और ये क्या है, मान लीजिए कुछ भी है, टीवी है। आपके पास इतनी सारी चीजें दी गई है तो आप इसमें देखोगे, मैं यहीं पे क्लियर कर लूंगा, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के बारे में भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर I यहां से प्रवाहित होकर के जा रहा है तो इस फैन से होकर के कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, I, और जैसे ही यहाँ पर I आया होगा तो कूलर से भी होकर के कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, I, और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो भी यहाँ टीवी से होकर कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, I। क्लियर है बात, इसे समझ लीजिएगा बढ़िया से। लेकिन जैसे ही यहाँ पर I आता है विद्युत धारा, हमने यहाँ से 3 तार जोड़ दिया है अलग अलग, समझ में आ गया, 3 तार जोड़ा हुआ है, एक तार ऊपर गया है, एक तार इधर गया है, एक तार इधर गया है। तो अब इसकी क्या खासियत होगी कि यहाँ से ये I1 में बदल गया, यहाँ से ये I2 में बदल गया, और ये यहाँ पर I3 में बदल गया। क्लियर है बात। तो हमने देखा यहाँ पर विद्युत धारा स्प्लिट होकर के 3 भागों में बढ़ गया, और यहाँ पर I ही रह गया, समझ में आ गया ना। तो जब I ही रह जाएगा तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम, और ये क्या कहला जाएगा, समांतर क्रम। अब देखिएगा एक नंबरिया सवाल कितने तरह के बन सकते हैं इससे। पहले एक और चीज समझ लेते हैं, अगर इस श्रेणी क्रम में सीरीज में अगर कोई लाइन का कनेक्शन किया गया है और अगर किसी कारणवश ये आपका फैन ही जल गया, उड़ गया, इसके तार कहीं से टूट गए, तो अब ये I का जो कनेक्शन है वो आगे की तरफ में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यानी आपका कूलर भी चलना बंद हो जाएगा और आपका टीवी भी चलना बंद हो जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन अगर इस क्रम की बात करते हैं तो अगर यहाँ से मान लेते हैं आपका फैन जो है खत्म हो गया, टूट गया, फट गया, जो भी कहिए, फ्यूज हो गया, उड़ गया, जो समझना समझ लीजिए, समझिए ना। मतलब I का मान जो है यानी फैन जो है आपका खराब हो गया, तो क्या ये टीवी और पंखा, कूलर और टीवी जो है ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ से ना I ना खत्म हुआ, ये वाला तो विद्युत धारा जा ही न रहा है, ये वाला तो विद्युत धारा जा ही न रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने जब घरों की बात करते हैं कि क्या अगर आपके घर में जो लाइन जो कनेक्शन किए गए होते हैं, जोड़े गए होते हैं, आप अपने घर में 10 बल्ब जलाते हो, 5 बल्ब जलाते हो, और उसमें से एक बल्ब आपका फ्यूज हो जाए तो क्या आपका पूरा का पूरा घर अंधेरा हो जाता है? नहीं ना होता है। तो अगर तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके घरों की जो वायरिंग की जाती है वो कौन से क्रम में की जाती है, तो क्या मरेगा? समांतर क्रम में।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गारंटी है कि एग्जाम में आना है। 80 एक नंबर क्वेश्चन अगर आते हैं, 40 क्वेश्चन में 80 आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें 80 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फिक्स मिल जाएगा देखने को कि हमारे घरों की वायरिंग कौन से क्रम में की जाती है, समांतर। लेकिन एक बात और समझते हैं यहाँ पर कि जैसे ही हमारे घर में एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ होता है जिसको निकाल देने पर या जब वो उड़ जाता है या जब वो पिघल जाता है तो पूरे घर का कनेक्शन खत्म हो जाता है। कोई बताएगा उसको क्या कहते हैं? उसको फ्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूज कहते हैं। आपके घरों में वो फ्यूज लगा हुआ होता है, हर बोर्ड में फ्यूज लगा होता है। अगर आप फ्यूज को निकाल दोगे तो घर में जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो सारे चलने बंद हो जाते हैं, यानी करंट ही नहीं प्रवाहित होगा, यानी टीवी, कूलर, पंखा सब कुछ बंद हो जाता है। तो अब मुझे बताइए कि यहीं पे अगर तो आप मुझे बताइए कि फ्यूज को कौन से क्रम में जोड़ा गया होगा कि एक निकाल देने पर सारा खत्म हो जाता होगा? तो उसकी बात करते हैं श्रेणी क्रम में। यहाँ पर हम फ्यूज को लगा देते हैं, अगर यही उड़ गया तो बाकी सब कुछ जो है हमारा बच जाएगा, अगर विद्युत धारा का प्रवाह उल्टा आ रहा होगा तब। क्या इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब एक और चीज समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अब देखो, विभवांतर की जब हम बात करते हैं तो विभवांतर में हम लोगों ने यह चीज को पढ़ा है कि दो विभवों के बीच के अंतर को, बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को, और दो बिंदुओं का बीच का अंतर तब होगा जब एक हायर पोटेंशियल होगा और एक लोअर पोटेंशियल होगा, तभी ना विभव का बीच में अंतर होगा। अगर आपके पास में इस तरह से पानी की जो नली लगाई गई है, पाइप लगाया गया है, ठीक है, और जो है पानी जो है इतना के बराबर में है और एक यहाँ पर भाल्व जोड़ा गया है, तो बंद करने वाला चालू करने वाला, और पानी जो है आपका इसमें भरा हुआ है, ठीक है। पानी का दोनों पानी का स्तर जो है बराबर जगह पर है, यहाँ पर बराबर जगह पे है। तो अगर हम इस भाल्व को खोल भी देते हैं तो क्या पानी ऊपर नीचे करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर पानी आपका यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ पर यहीं तक भरा हुआ है, और इस स्थिति में अगर आप जैसे ही भाल्व को खोलोगे तो क्या होगा? ऊपर का पानी का प्रेशर जाएगा ना, ये आना चाहेगा कि यहाँ पे आकर कैसे वो बराबर हो जाए, यहाँ से पानी घसक करके नीचे तक आएगा और यहाँ पर आकर के बराबर हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बराबर करना चाहेगा। मतलब ये हुआ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। क्लियर है बात? सेम कंडीशन हमारे बैटरी के साथ में भी होता है। बैटरी में जो दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव धन ध्रुव और एक ध्रुव ऋण ध्रुव, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। तो अब बात करते हैं हम किसकी? विभवांतर की। तो विभवांतर को हम किससे सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। अब अगर बात करें कि कोई एक फैन हो गया, इसी फैन के दो बिंदु दिखाई दे देंगे, इस प्रतिरोध के दो बिंदु दिखाई देंगे। अगर इसको हम A मान लिए, इसको हम B मान लिएगा, तो इनके बीच में भी विभवांतर कुछ ना कुछ होगा, V1। और अगर क्या हो गया, सीधा बैठो, अगर ये B हो गया और यहाँ पर C हो गया तो इनके बीच का जो है कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। इसको क्या मान दिए? V2। और उसी प्रकार से इसको भी मान लेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? V3। यानी कि प्रतिरोध R1 का विभवांतर है V1, प्रतिरोध R2 का विभवांतर है V2 और R3 का विभवांतर है V3। समझ में आ गया? अब देखो एक और चीज, इतना चीज जानने के बाद एक और चीज बताते हैं आपको लोगों को। यह टर्म्स है, टर्म्स को समझ लीजिए। एक और चीज समझ लेते हैं इसमें। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, 100 सोनार के 1 लोहार के। मतलब क्या होता है? 100 सोनार का मतलब होता है जब सोनार के दुकान पे आप बैठ जाइएगा तो देखिएगा, जब वो सोना का कोई सामान बनाने लगता है या चांदी का कोई भी इक्विपमेंट बनाने लगता है, बाला हो गया चाहे कुछ भी बनाना हो गया, तो उसको मशीन अथी पर डालने के बाद में वो हिती हथौड़ी लेता है, छोटी हथौड़ी होता है, और लेके खुटू 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 करते रहता है घंटा से, है ना। वो तेजी से नहीं मार सकता है क्योंकि उसको आकार देना होता है, अलग अलग तरह का आकार, तो वो धीरे 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 मारता है। मतलब अगर वो धीरे 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 मार के 100 बार जब मारेगा ना, तो 100 बार मारने के बाद जितना न्यूटन का वो बल लगा दिया, उतना लोहार को देखो बड़का चक्कर ले लेता है, लोहा का घन मारता है, एक के बार में उतना से चोट लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में, ध्यान देंगे, अगर आपके पास में 3 चीजें हैं, एक है फैन, एक है कूलर और एक है टीवी। अगर मान लेते हैं फैन जो है 50 वाट का वोल्ट ले रहा है, कूलर 100 वाट का वोल्ट ले रहा है, और टीवी भी अगर मान लेते हैं 100 वाट का वोल्ट ले रहा है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 250 वाट। 250 वाट हुआ। अब हम क्या करेंगे,
इन तीनों के जगह पे एक अकेला ऐसा प्रतिरोध दे देंगे, आर इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट, इक्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। आर इक्विवेलेंट एक ऐसा प्रतिरोध हम दे देंगे जो इन तीनों के बराबर अकेला प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलकर अगर 250 वाट ले रहे हैं तो ये जो आर इक्विवेलेंट लगाए हैं ये अकेला ही 250 वाट ले लेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका जो है आयरन हो सकता है, टोस्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका हीटर हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? ये अकेला ही ऐसा होगा जो ये तीनों के बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि R1 R2 R3 तीनों मिल करके जितना प्रतिरोध पैदा करेगा ये अकेला ही उतना प्रतिरोध पैदा कर देगा। इक्विवेलेंट समझ लिए बात को? तो आपके सामने इतनी सारी चीजें दी गई है तो आप इतनी सारी चीजों को हटा करके एक सिंगल भी प्रतिरोध यहाँ पर लगा सकते हो। समझ में आ गया? ये टर्म समझ में आ गया? सारे के सारे टर्म्स है, ठीक है। अब जब हम प्रयोग में सिद्ध करेंगे तो इन सारे टर्मों का प्रयोग करेंगे और होगा भी, ठीक है। अब एक और चीज, आप कभी भी इस चीज को पढ़ाई करते हो, याद करते हो, तो इसको ना इन चीजों को जिनको हमें प्रूफ करना है इनको कभी भी रटना नहीं चाहिए, ठीक है। इनको रट करके कभी भी याद नहीं करना चाहिए, इनको समझ करके याद करना चाहिए। अगर आप इसे समझ लिए अच्छे तरीके से तो आपके एग्जाम में कभी भी ये दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप रटा रटाया होकर के एग्जाम में जाइएगा तो आपके दिमाग में ये प्रेशर बना रहेगा और आप जो है एग्जाम में सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप इसे समझिए, समझ लीजिएगा तो आपको जो है हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो अभी हम यहाँ पर किसको प्रूफ करेंगे? सबसे नंबर 1 में श्रेणी क्रम के बारे में। तो अब मुझे बताओ कोई श्रेणी क्रम में, अच्छा एक और चीज है, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हमने अंतर बताया था। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में कौन मुझे अंतर बताएगा? और एमीटर को ए से सूचित करते हैं और वोल्ट मीटर को V से सूचित करते हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, 3 ही तो होते हैं इसमें, 3 ही होते हैं ना। एक को हम लोग कहते हैं एमीटर से क्या मापेंगे? विद्युत धारा, जबकि वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे? विभवांतर। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। और एमीटर को ए से सूचित करेंगे और वोल्ट मीटर को V से सूचित करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम में आपके आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये R1 एक प्रतिरोध है, ये क्या है? R2 है, और ये क्या है? R3 है। तो इन R1 के बीच में जो 2 पोटेंशियल बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? विभवांतर। तो इन विभवांतर का मान क्या हो सकता है? V1। अगर यहां से हम इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, तो B से C के बीच में V2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? V3। क्लियर है? विद्युत धारा I निकल करके वापस आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं? स्विच होते हैं, ठीक है। आपका बैटरी है वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? दिया गया चित्र में क्या है? दिया गया चित्र में AB, BC और CD 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधक को कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्लियर है बात? और उनका प्रतिरोध क्या क्या है बताओ मुझे। देखो इससे हमें, और इनका प्रतिरोध R1 R2 और R3 हमें जो है याद नहीं करना है। बात को समझ लेना। एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे समझना है। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे दिया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं दिखाई दिया।
श्रेणी के बारे में सबको पता है कि श्रेणी क्रम में एक लाइन में सीधे सीधे होते हैं, जिनसे सबसे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तो क्लियर है। इनको एक बैटरी से जोड़ दिए, एक स्विच लगा दिए, तार का कनेक्शन कर दिए, हो गया। समझ में आ गया बात ना। अब हमने क्या है, जो बातें लिखी गई ए बी, बी सी और सी डी, ये तीनों जो है तीन प्रतिरोधक है, इनको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। उनका प्रतिरोध क्या है? R1, R2 और R3 है। क्लियर है। विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। क्लियर है बात। अब देखो, जब विद्युत धारा I प्रवाहित होगी तो I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोधक को, ठीक है, प्रतिरोधक को ए बी, बी सी और सी डी के बीच के सिरों के बीच, सिरों क्यों लिखेंगे? क्योंकि दो पोटेंशियल चाहिए ना हमको। ए बी ही हो गया तो दो पोटेंशियल चाहिए ना। सी डी के सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3 है। क्लियर है बात। अब समझिए, यहां पर V1 है तो यहां पर V1 बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर क्या होता है भाई? I इंटू R होता है। I तो सब में कॉमन है क्योंकि I ही प्रवाहित हो रहा है ना, और I ही ना आ रहा है यहां पर, तो V1 बराबर I इंटू R देंगे। अगर AB की बात करेंगे केवल, तो इसमें से इसमें तो I है और इनके बीच का जो प्रतिरोध है वो क्या है? R1 है। उसी प्रकार से अगर V2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? IR रखेंगे ना, तो I इंटू R2, और उसी प्रकार से यहाँ पर V3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I इंटू R3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर, इसका विभवांतर क्या है? V1, इसका क्या है? V2, और इसका क्या है? V3। क्या हो गया? अगर A और D के बीच का टोटल विभवांतर क्या हो? V हो, तो ये अकेला भी V1, V2 और V3 तीनों के बराबर में होगा। यदि बैटरी का विभवांतर V हो, अर्थात A तथा D बिंदु के बीच का विभवांतर V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो अगर हम यहां से इनको मान लेते समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसी को समीकरण 1 मानो ना, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है, क्या क्या है? V बराबर V1 की जगह पे क्या हो जाएगा? I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। क्लियर है बात। हमने क्या देखा? I तीनों में कॉमन है। I को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? R1, R2 और R3। समीकरण नंबर 2। क्लियर है बात। अब बात करते हैं यहां पर, फिर से वही जगह पे हमारे हैं 100 सुनार का और 1 लोहार का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हम एक और, आप नीचे यहां पर चित्र बनाइएगा, एक चित्र और अगर हम यहां पर बनाते हैं सेम इसी चीज का, तो हम यहां पर क्या देखेंगे? यहां से ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा? S वोल्ट,
और इनके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, भी। क्लियर है, यही वो भी है ना इनके लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या देंगे, इसके लिए, इन सभी समीकरणों के लिए, ठीक है, ध्यान देंगे, दिए गए, इसमें दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां तक समझ गया हो, ये तो आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, लिखने का जरूरत तो है नहीं, ठीक है, हम समझा रहे हैं बस। ऐसे लोग क्या कॉपी पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी सीधे कराया हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट में नहीं लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखा हुआ होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखे हो तो आप जो है वीडियो को रिमाइंड कर करके पॉज कर करके देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस दिए गए प्रतिरोधकों के लिए एक अकेला ऐसा प्रतिरोध लेंगे जो इन तीनों प्रतिरोधकों का समतुल्य होगा। क्या होगा, समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो यहां पर ले लिए, तो अब फिर से हम बात करेंगे, यहां पर ओम का नियम क्या है, सब भी निकाल रहे थे ना, V बराबर V1 V2 निकाल रहे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I, R की जगह पे क्या है हमारा, R इक्विवेलेंट है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 यहां पर है, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 में क्या कॉमन है, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या देखेंगे हम यहाँ पर, V और V दोनों में आपस में क्या है, सम बराबर है। जब ये दोनों भी आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कि I R इक्विवेलेंट बराबर होंगे I पोस्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। अब आपको जितने भी हो सकते हैं प्रतिरोध, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो ना, तो देखेंगे यहां पर हमने क्या है, I यहां से I कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का सवाल मिल जाए और प्रतिरोधकों का इस प्रकार से समूहन किया जाए, तो अगर आपको पूछा जाए कि कुल इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, तो आपको क्या निकालना है, नॉर्मली से तीनों प्रतिरोध हो या चारों प्रतिरोध हो या जितने भी हो या अन्य में कुछ भी प्रतिरोध दिखाई दे देंगे, इन सबको आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन सबको आपस में जोड़ने से हमें क्या निकल जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। ऐसे लोग जो लोग इस वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा और समीकरण को संतुलित इससे कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ सवाल बना लेते हैं, फिर तब समझ में आएगा और भी बेहतर तरीके से। ध्यान देंगे, ठीक है। एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, पाँच ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम 20 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा I का मान
ज्ञात करिए विद्युत धारा का मान क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिएगा 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम है, और यहाँ से आपको विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बात। देखो ओम का नियम जो है ना, तुम अपने दिमाग में ना देखो, एग्जाम में आओगे ना, तुमको एक और चीज बताते हैं, एग्जाम में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। अरे देख रहे लिखिए, पेपर ध्यान दे, कॉपी पर कम ध्यान दे, ध्यान देंगे यहाँ पर। जो आपके दिमाग में एग्जाम क्वेश्चन जो पूछेगा, निम्न में से ओम का नियम कौन है, इस तरह से देगा आपको। ओम का नियम कौन है, मतलब ओम का नियम क्या है, कौन सा है, समीकरण में क्या है। सवाल में आपको दिया रहेगा V बराबर आई आर, दूसरा दिया रहेगा I बराबर V बटा में R, और तीसरा दिया रहेगा R बराबर V बटा में I, और नंबर 4 उपरयुक्त तीनों। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि V बराबर आई आर है, तो यहाँ से I का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो I बराबर V बटा R हो जाएगा, जब R की वैल्यू निकालेंगे तो V बटा में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो आपको एक तरीके से भूलवाने के लिए इस तरीके से दे देगा I बराबर वी आर। ठीक है, दूसरा दे देगा R बराबर V इंटू आई। ठीक है, तीसरा दे देगा आपको V बराबर I इंटू R, और चौथा दे देगा आपको कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या है, आई आर है, हमको ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसी तरह से देगा आपको। लेकिन इस समय आपके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है, आपके माइंड में सिर्फ चल रहा है एक ही चीज कि अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर बना रहेगा। लड़कों का प्रेशर जो आपके सामने बैठा रहेगा, जब वो नीचे मुड़ी डाल के जब छाप रहा होगा और आपको जो सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा, उस समय का प्रेशर अलग बन जाता है कि पता नहीं यार वो तो बहुत लिख रहा है, हम तो कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। और हमने सुना है कि तुम लोगों का सारे एग्जाम का सारे लड़के जो है एक ही रूम में बैठते हैं, उस समय में तो और टेंशन होने लगेगा कि वो मेरा फलाना मेरा दोस्त है, वो तो पूरा लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, हाँ लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, हमको तो कुछ आइए नहीं रहा है। उस समय ना तुम जो V बराबर आई आर होगा कि I बराबर V बटा R होगा कि I बराबर V आर होगा, उस समय तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, और मिस्टेक होना है, और मार करके आओगे जब घर पे तक आओगे, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। 80 क्वेश्चन आपके सामने दिए रहेंगे, 80 क्वेश्चन आपके सामने दिए रहेंगे, 40 मारने हैं केवल, उन 40 में भी आप नहीं मारोगे, आप अंत में 20, 30, 35 मार करके आओगे घर पे और आकर कहोगे कि सर जानते हुए हमसे गलती हो गया। उस स्थिति में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय कहेंगे चलो कोई बात नहीं है। अंत में सेकंड डिवीजन का ठप्पा लग जाएगा, या फर्स्ट डिवीजन का ठप्पा भी लगा ना तो 60%, 61%, 65% में आकर के हाई कर लोगे। और मैं कितने बार तुम लोगों को बोला हूं कि जब पढ़ाई कर रहा है मैट्रिक का ना 85% का टारगेट रखो। 85% का टारगेट रखोगे तो अगर टारगेट अचीव भी नहीं होता तब भी 70 तुम्हारा क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो पहले से पास होने का खाली झंझट लगा कि हमको किसी तरह से पास हो जाना है, 60% लाना है, तो तेरा टारगेट है 60% का है, मर्जी के लाएगा 50 से ऊपर नहीं बजा पाएगा। 85% का मतलब हुआ हर सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर लेकर के आना पड़ेगा, 80 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। और 80 नंबर में सरकार आपको बोला है कि 40 तो तेरा मुट्ठी में है, 40 तो तुम्हारा मुट्ठी में है ऑब्जेक्टिव, उसे मुट्ठी में अपने रख लो 40 नंबर को। आज 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, 25 होता है 20 नंबर का, 20 नंबर का जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा तो तुम्हारा मास्टर 18 नंबर में गारंटी देगा। हाँ 80 होता है, 20 का प्रैक्टिकल नहीं कट गया, तो 40 नंबर तो तुम्हारे मुट्ठी में है, और 40 पे कमांड रख लो अपना कि 40 हमको किसी तरह से ले लेना है, और 20 में 18 तुम्हारा मास्टर दे देगा, 18 से कम नहीं देगा वो, 18 देगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल कराइए नहीं करता है। स्कूल में वो प्रैक्टिकल नहीं कराता है तो अपने ऊपर बोझा लेने नहीं जाएगा कि 10 नंबर दे दिए, लड़का कल वो खड़ा हो जाएगा, क्या बताया प्रैक्टिकल में, बताइए मुझे क्यों हमको 10 नंबर दे दिए। प्रैक्टिकल कराते तो हम प्रैक्टिकल में सही लिखते ना। अंत में प्रैक्टिकल आता है, आप जाओगे मार्केट से 60 रुपया 70 रुपये के वो किताब खरीद के लाओगे, कॉपी लगाओगे और फिर लगोगे छापने। कभी तो देखा नहीं, कभी तो किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, जो जो उसमें परिणाम लिखा हुआ उसी परिणाम को अपने रट लिया, लिख दिया, दिए हो प्रैक्टिकल। ये जितनी सारी चीजें जो दी गई होती है, प्रयोगशाला का फी लगता है आपके स्कूल में, आपको पता होना चाहिए। लेबोरेटरी का चार्ज लगता है आपके एग्जाम में स्कूल में, लेकिन आपको कभी लेबोरेटरी कराता नहीं है,
तो वो अपने ऊपर जिम्मा लेने जाएगा, लेके कपार नोचलेगा। अगर आप हमको प्रैक्टिकल कराए होते तो आज हम भी 20 में 20 लाते ना, कराए ही नहीं है, ऊपर से 10 नंबर दे दिए। हमें कैसे कमी है कि आप 10 नंबर दे दिए, समझ रहे हो बात को ना। तो प्रैक्टिकल जमा करोगे तो उसमें से 20 नंबर में 18 नंबर तुमको देना है, 18 सबको मिलेगा, देता है देगा, तो 40 नंबर तुम्हारा वो, और 18 नंबर ये 50, 60, 58 नंबर, 60 नंबर तक पहुंचा दिया, 58 नंबर तक पहुंचा दिया है तुम। 60 मतलब फर्स्ट डिवीजन, 2 नंबर और कहीं से खींच खींच के ला दोगे तो 60 नंबर फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में कुछ आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये अगर आ गया इस तरह का न्यूमेरिकल आ गया 2 नंबर के, अरे लैट्रिन कर रहा है रे, इधर बैठ जाओ, वो कैसे बैठ रहा है, सुबह सुबह का बेरा, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आप जो है ना सब्जेक्टिव में अगर आ गया इस तरह का सवाल, या सब्जेक्टिव में आ गया आयोमीटर वोल्ट मीटर के बारे में लिखे, या सब्जेक्टिव में आ गया आपको जो है लेंस सूत्र को फॉर्मूला को सिद्ध करिए, या दर्पण सूत्र को सिद्ध करिए, तो वो आ गया। अगर 10 नंबर का 5 नंबर का आ गया तो उसमें भी आप कर लोगे, 2 नंबर या 1 नंबर या है उसमें भी आएगा छोटा छोटा करके। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो तुम्हारा एग्जाम जो है, तुम्हारा नंबर जो है सिक्योर है, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन आपके पास में वो टैलेंट होना चाहिए कि हम उस नंबर को अचीव कर लें। ऐसा ना हो कि 80 नंबर का सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और 80 में आप 40 मारे हो, मार के घर आके मिला है तो सर जी 25 से तो आया, तो उतनी समय तुम्हारा लिख दिया, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन तो पास होगा, अगर होगी जीवन तो तारा 60 से 61-62 नंबर नहीं था, 61% रही बेसी। इसे जो गलती करना है यहीं पे कर लो, जितना तुम्हें करना है, जितना मेहनत करना है यहीं पे कर लो। 2-3 महीना का मेहनत है करना है, हल्का करना है, 2-3 महीना और मेहनत करना है, कर लो, उसके बाद फिर मजे मजे है। और नहीं तो फिर अगर सेकंड डिवीजन ला आ जाएगा ना तो वैसा सांप छुछुंदर वाला खेला हो जाता है ना, कि ना तुमको खाते बनेगा ना तुमको उगलते बनेगा। सांप जो है जब छुछुंदर को पकड़ लेता है तो मुआ तो देता है, लेकिन ना उसको खा पाता है ना उसको दे पाता है। बेचारा कैसे छोड़ दे, इसको भूख भी लगा है और छुछुंदर को खा नहीं सकता है, चूहा नहीं ना है कि खा जाएगा। तो आप दिमाग में बात को बैठा लेना, अभी ही है, क्योंकि कितना बार जब लड़का मैट्रिक एग्जाम देने आता है ना, उस सब लड़कों के सामने सेम लेक्चर देते हैं, सेम लेक्चर 10 साल से लगातार देते आ रहे हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और लड़का सेम रिएक्शन करेगा जिसे तुम लोग करता है, ही करते रहेगा। उसको लगेगा कि हम जो है ना बकवास कर रहे हैं। और फिर जब एग्जाम में जब रिजल्ट आ जाता है सेकेंड डिवीजन का, अब फर्स्ट डिवीजन में भी आएगा तो 61 नंबर 62% आएगा, तो मुंह लटका के पहुंचेगा मेरे पास में, सर क्या करे, हाँ इतना ही नंबर अबे किया है। और माई ना जोन फेल हो जाता है उसका माई घड़ियाली आंसू होती है। आता है बहुत लोग गार्जियन यहाँ पे आता है, अरे हमारा लड़की आता बहुत पढ़े में तेज रहे क्या कैसे फेल हो गई, अरे हमारा लड़का तो पढ़े में तेज रहे क्या कैसे फेल हो गई। क्योंकि हमसे पूछा ना लड़का तार क्या करता है, लड़की तार क्या करता है, तुमको बता देता हूं। अंत में तुम्हारा गार्जियन, अंत में गांव वाला यह नहीं कहेगा कि लड़का पढ़े में तेज रहे, लड़का सिर्फ गार्जियन सिर्फ यही कहेगा कि लड़का चुड़कबाजी करते रहे। और तुम्हारे द्वारा किया गया जितना सही काम है ना, 1 मिनट के अंदर में सारा बुरा कर्म में बदल जाएगा, 1 मिनट में बुरा कर्म में बदल जाएगा। जो ना कर नहीं बोलने के लिए तौन बोलने लगेगा, तौन कहेगा भाई हमरा के देख ले नहीं कहा भेटा जाए मेरा से, उन्हें जाके घूमत रहे, वो तो हमको यहाँ भेटल रहे झूठ झूठ के। और तुम बोल भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम तो फेल का डिवीजन लेकर के आए हो, फेल डिवीजन से पास हुए हो, तुम्हारा कोनो वैल्यू नहीं है। देख ली क्या, तो अगर हमको यहां से आई की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमने भी एक फॉर्मूला बताया कि v बराबर क्या होता है i इंटू आर, तो i बराबर क्या हो जाएगा v बाई आर। क्लियर है बात। अब यहां पर समझेंगे v की वैल्यू, v तो हमारे सामने दिया हुआ है, लेकिन बात करते हैं r की, तो r तो 3-4 दिए हुए हैं यार, ठीक है। तो हम इन चारों के बदले में पहले क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात। तो पहले हम लोग इसको बना लेंगे, R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 5 ओम और R4 बराबर भी 10 ओम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सारे के सारे जब विद्युत धारा I का प्रवाह हो रहा है तो इन सब में होकर के क्या निकल रहा है, I ही निकल रहा है। और मैंने बताया कि अगर I स्प्लिट ना हो, I का बंटवारा ना हो, तो ये कौन से क्रम में कहलाएगा, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, R1 R2 R3 और R4। तो क्या हो जाएगा 5 + 10 + 5 + 10,
कितना हो जाएगा वो 30। क्लियर है बात? 30 ओम हमारे सामने आ गया आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। और आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? आई बराबर, तो आई बराबर क्या है? V बटा में आर। V की वैल्यू तो आपके सामने दी गई है 2/3। तो आप भाग दे दोगे तो इसमें आएगा 0.3 6 के 18 6 और यहाँ पर 7 दे दीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 0.67 लिख दो यहाँ पे। एम्पियर ना हो, आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर ना, ऐसे सूचित करते हैं। तो आप लोगों को इनमें समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए, श्रेणी क्रम से संबंधित किन्हीं लोगों को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। किताब आपके सामने है, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो इस वीडियो को पॉज करेंगे और समानांतर क्रम को सिद्ध कराएंगे। तो अगर आपसे श्रेणी क्रम से संबंधित किसी तरह के कोई सवाल पूछने तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? किस जगह पे? क्यों नहीं देगा? आई का मान दे देगा, एकदम देगा। भी का मान ज्ञात करने के लिए दे सकता है। अगर न्यूमेरिकल की बात करोगे तब यहाँ पर ही, अगर जहाँ पर 20 वोल्ट नहीं दिया हुआ है, अगर आई का ही मान दे दिया है कि इन सभी प्रतिरोधों से होकर के, उसके लिए लेक्चर लिखना पड़ेगा, इन सभी प्रतिरोधों से होकर के 5 एम्पीयर की ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना वोल्ट उसमें, हाँ कितना विभवांतर हुआ होगा, कितना वोल्ट हुआ होगा, भी का मान ज्ञात करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हुआ ना। तब आर को सिद्ध करने के बारे में किसी को कोई दिक्कत समझ में आया है? जो श्रेणी क्रम में सिद्ध कराया गया है, किसी तरह का कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए इसे बंद करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बाद जो है ना श्रेणी क्रम की जगह पे समानांतर क्रम को सिद्ध करते हैं, ठीक है। नहीं